अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये बड़ी स्ट्रेंज कहानी है और ये कहानी नईम साहब की कहानी है। ये बताते हैं कि 2001-2002 में जब मैं अपने गांव में यानी इंटीरियर सिंध में रहा करता था तो मैं काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था और घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और बात यही थी कि जो मेरे घर वाले थे वो बहुत परेशान हाल थे और उनको मेरी जॉब की सूरत में सपोर्ट की ज़रूरत थी। खैर काफ़ी अरसे तक जब मैंने अपने गांव में या अपने पुराने शहर में काफ़ी कोशिश की और जब मुझे जॉब नहीं मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना कराची शहर का रुख किया जाए। इत्तेफाक की बात यह है कि इस बड़े शहर में मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था। जब मैं शहर के अंदर आया तो मैं भी दूसरे लोगों की तरह रोडों पे मारा मारा फिरा और उसके बाद जाके मुझे एक जॉब का सहारा मिल गया। बेसिकली ये जो जॉब थी एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में जॉब थी और ये जो रेस्टोरेंट था ये रात के 1 या 2 बजे तक खुला रहता था। अब मैं क्योंकि इस शहर में नया था, मेरे पास रिहाइश का इंतज़ाम नहीं था और आप सच्ची बात पूछें तो मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं अलग से रिहाइश का इंतज़ाम कर सकूं। खैर मैंने जब यहाँ पे नौकरी ज्वाइन की तो यहाँ का जो मालिक था वो बहुत रहमदिल था। मैंने उस मालिक से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना मेरी रिहाइश का इसी होटल के अंदर यहीं पे इंतज़ाम कर दिया जाए। हालांकि मुझसे पहले एक चौकीदार यहाँ पे मौजूद हुआ करता था, लेकिन जब मैंने इस तरह की ऑफ़र की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम रात में यहाँ पे सो जाया करो। खैर शुरू में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद सोना शुरू किया तो इत्तेफाक से जो चौकीदार था वो मेरे साथ मौजूद हुआ करता था। यूँ मेरे लिए टाइम गुजारना या रात गुजारना किसी भी तरह मुश्किल नहीं था। लेकिन बात ये थी कि जैसे जैसे टाइम गुजरा यानी 15-20 दिन मज़ीद गुजरे तो ये जो चौकीदार था इसको किसी भी इमरजेंसी की वजह से वापस अपने गांव जाना पड़ा। अब जब ये अपने गांव गया तो मैं अकेला इस होटल में रात में रुका करता था। और सच्ची बात यह है कि मेरा जो मालिक था वो नहीं चाहता था कि अब चौकीदार वापस आए, क्योंकि उसको एक पैसे में यानी एक सैलरी में दो काम मिल रहे थे। मैं दिन के औकात में वेटर के तौर पे काम किया करता था और जब रात हो जाती तो यहाँ की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी। खैर इसी तरह कुछ मज़ीद दिन गुजरे और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और मेरा ख्याल है कि मेरी आँख लगी ही होगी। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस फ्लोर पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे मैं सो रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे डाइनिंग एरिया है कुछ हल्की सी मूवमेंट सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कोई है जो इस डाइनिंग एरिया में ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह चलने पे जो आवाज़ पैदा हुआ करती है उस तरह की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। खैर मैं उठा और उठने के बाद जब मेरी नज़र उस डाइनिंग वाले एरिया में पड़ी तो बज़ाहिर मुझे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आप यकीन करें कि कुछ देर मुसलसल गौर करने मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो आखिरी वाली टेबल है उस टेबल के ऊपर कोई बैठा हुआ है। और आप यकीन करें कि जब मैंने बार बार या मुसलसल उस टेबल की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत है जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, वो सबसे आखिर वाली टेबल पे उसकी चेयर के ऊपर बैठी हुई है और उसका जो रुख है मेरी अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी उसका जो बैक साइड वाला हिस्सा था या उसकी जो कमर वाला हिस्सा था मैं उसको बआसानी देख पा रहा था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो शायद दूसरी तरफ था। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसके बारे में मज़ीद जानना चाहता था, ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की जो बात है वो उस औरत ने सुन ली है और वो अब खुद चाहती है कि वो अपने बारे में मुझे बता सके। आप यकीन करें कि देखते ही देखते ये जो भी औरत थी ये ना सिर्फ खड़ी हुई बल्कि जैसे ही ये खड़ी हुई तो खड़े होने के बाद जब ये पलटी तो बज़ाहिर देखने से बहुत ही हसीन व जमील औरत लग रही थी, जिसका चेहरा इस अंधेरे में भी या इस कम रोशनी में भी मुझे दूर से मुनव्वर होता हुआ दिखाई दे रहा था। अजीब बात यह थी कि जब उस औरत ने पलटने के बाद मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया तो जैसे जैसे वो औरत ज़मीन के ऊपर कदम रख रही थी तो मुझे अपने कानों में कोई अजीब सी आवाज़ टकराती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो ज़मीन के ऊपर कदम रखती है वैसे वैसे मुझे पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो जाती है।
और ऐसा ही था कि जैसे जैसे उसने आगे बढ़ना शुरू किया वैसे वैसे मुझे पायल और घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आपको किसी ख़ास सिम से या किसी ख़ास तरफ से आवाज़ आना शुरू होती है तो आपका जो ध्यान है या आपकी जो नज़रें हैं उसी तरफ जाती हैं। तो जब उसके पाँव की तरफ से मुझे पायल और घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने ना चाहते हुए भी उसके पैरों की तरफ गौर करना शुरू किया। आप यकीन करें कि जैसे जैसे वो औरत अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे मैं एक ऐसी सूरत हाल को या एक ऐसे मंज़र को अपनी आंखों से देख रहा था कि जिसके ऊपर यकीन करना या जिसको सच मानना आपके लिए नामुमकिन हो सकता है। इस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे पैर थे बल्कि ऐसा लग रहा था इसने अपने पैरों में बेतहाशा घुंघरू या फिर इस तरह की पाजेब या पायल पहन रखी हैं। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो खूबसूरत चेहरा है वो एक खौफनाक चेहरे में तब्दील होना शुरू हो चुका है। अब मेरी समझ से बाहर था कि जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद है यह हकीकत है या सरासर मेरा वहम है, या फिर हो सकता है कि मेरी आंख लग चुकी हो और मैं नींद में यानी ख्वाब में कोई इस तरह का मंज़र देख रहा हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने जब अपने आप को झंझोड़ा तो वाकई में जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था वो ऐसा ही था कि मेरे सामने एक ऐसी मखलूक मौजूद थी जिसे ज़बान ज़द आम में चुड़ैल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो मंज़र था ये एक ऐसा मंज़र था कि जो मेरी ऊपर की सांसें थीं वो ऊपर थीं और जो नीचे की सांसें थीं वो नीचे आ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई ना कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर होने वाला है जो कि हो सकता है मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम कर दे। यकीनन ये जो मखलूक थी इस मखलूक के बारे में बहुत सारे किस्से बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैंने सुन रखी थी, लेकिन आज हकीकत में जब मैंने इस तरह की मखलूक को या इस मखलूक को देखा तो मुझे यकीन हो चला कि इस दुनिया में ये मखलूक भी पाई जाती है। खैर अल्लाह जानता है कि मैंने जो भी कुरानी आयात ये सूरतें मुझे आया करती थीं मैंने उन सब की तिलावत शुरू की और जैसे जैसे मैं तिलावत कर रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो चुका है। और ऐसा ही था कि मैं मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो 8 या 9 बजे का टाइम था। हमारे स्टाफ में 2-3 लड़के ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके थे और जब उन्होंने मुझे इधर ज़मीन के ऊपर गिरे हुए देखा तो उन्होंने मेरे ऊपर पानी वगैरह डाल के मुझे जगाने की कोशिश की। खैर अल्लाह जानता है कि जब मुझे होश आया तो उस वक्त मैं फ़ैसला कर चुका था कि मैं आइंदा किसी भी रात इस होटल में हरगिज़ नहीं रुकूंगा। अगर बहालत मजबूरी यहाँ पे रुकना भी पड़ जाए तो मैं कम से कम अकेला इस होटल में नहीं रुक सकता। गाइस आज की ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हमें आमिर अंसारी साहब ने कराची पाकिस्तान चौक से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनके जो आबाओ अजदाद थे यानी कि जब वो इंडिया के अंदर रहा करते थे उसके बाद जब पार्टीशन का ऐलान हुआ तो उनके आबाओ अजदाद ने शुरू से ही इस एरिया में जो कि पुराना पाकिस्तान कहलाता है जिसे आप आमतौर पर सदर या मुख्तलिफ नामों से जाना करते हैं, ये माइग्रेट करने के बाद सीधा इसी एरिया में यानी पाकिस्तान चौक में आके आबाद हुए थे। अब जो लोग पाकिस्तान चौक में या उसके अतराफ़ के एरिया में बंस रोड में या फिर आप कह सकते हैं कि ली मार्केट में या इस तरह के एरियाज़ में रहा करते हैं उनको पता है कि इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी इस तरह की इमारतें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ना सिर्फ प्री पार्टीशन बिल्डिंग्स हैं बल्कि आज भी उनके अतराफ़ में या उन बिल्डिंग्स के अंदर कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनकी किसी के पास भी किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। ये बताते हैं कि वैसे ही जब हमारे आबाओ अजदाद माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे तो जिस गली में या जिस क्वार्टर में ये लोग रहा करते थे उस गली के बिल्कुल आखिर में 4 या 5 इस तरह की इमारतें मौजूद थीं जो कि ना सिर्फ प्री पार्टीशन थीं बल्कि एक इमारत के बारे में कहा जाता था कि अब से 200 साल पहले जब अंग्रेज़ सरकार मौजूद थी तो उस बिल्डिंग के अंदर जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशल्स थे वो ना सिर्फ रहा करते थे
बल्कि अक्सर जो भी डेलीगेशंस दूसरे ममालिक से या दूसरे शहरों से आया करते थे उनके यहाँ पे रुकने का इंतज़ाम किया जाता था। खैर ये बताते हैं किस्सा इस तरह से है कि 1973 चल रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो तालीमी काबिलियत थी वो ना होने के बराबर थी। हालांकि जो मेरे आबा अजदाद थे, मेरे जो भी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगा करता। अब ये कंसर्न था और ये इस कदर परेशानी की बात थी कि जिसकी वजह से मेरे नाना दादा या मेरे जितने भी घर वाले थे, ख़ासतौर पे मेरे अब्बा, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हर दूसरे दिन मेरे स्कूल से मेरे बारे में शिकायतें आती। कभी कहा जाता बहुत शरारती बच्चा है, कभी कहा जाता है ये काम नहीं करता, कभी कहा जाता है कि ये पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं रहता है। गर्ज के जब इस तरह मेरी जो भी शिकायतें थीं वो बढ़ती चली जा रही थीं तो मेरे जो माँ बाप थे उन्होंने सर जोड़ के ये फैसला किया कि मैं स्कूल के अंदर जिन टीचर्स से पढ़ा करता हूँ, ख़ास तौर पे मेरी एक खातून टीचर थी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके पास मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा जाए। अब हैरान कुन बात ये थी कि ये जो हमारी खातून टीचर थी, इत्तफाक से ये जो कुछ प्री पार्टीशन घर मौजूद थे इनमें से घर के अंदर ये रहा करती थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे जब वहाँ पे ट्यूशन के लिए भेजा जाता तो मेरी मिस कहा करती थी कि असर से मगरिब के दौरान तुम पढ़ने आया करो। जब मैंने शुरू में उनके घर में पढ़ने के लिए जाना शुरू किया तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जब भी मैं पढ़ने के बाद फ्री होता तो मेरी जो मैडम थी वो मुझे छोड़ने के लिए गली तक या मेरे घर तक आया करती थी। इसके पीछे क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम था। और दूसरी सबसे अहम बात यह थी कि मेरी टीचर कोशिश करती थी कि मगरिब की अजान होने से पहले पहले वो मुझे किसी भी सूरत में अपने ट्यूशन से या अपने घर से मेरे घर के लिए रवाना कर दें। इसी तरह जब मुझे ट्यूशन जाते हुए 10, 15 या 20 दिन गुजर चुके थे तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी मैडम के घर जा रहा था तो इत्तफाक से मेरी जो नज़रें थीं ये जो भी पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद हैं इनके ऊपर घूम रही थी। कभी मैं एक बिल्डिंग की तरफ देखता, कभी दूसरी की तरफ देखता, कभी तीसरी की तरफ देखता, और फाइनली जहाँ पे मुझे ट्यूशन पढ़ने जाना था, जब मैंने उस बिल्डिंग की छत की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की जो कि मुश्किल से 18 या 19 साल की होगी, बज़ाहिर देखने से आम लड़की लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा बनाव श्रृंगार किया हुआ है। वो ना सिर्फ छत के ऊपर खड़ी हुई थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही है, और ना सिर्फ देख रही है बल्कि मुझे देख के मुस्कुरा रही है। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर ये कौन लड़की है जो टीचर के घर में टॉप पे यानी छत पे मौजूद है, और उससे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, ये बिलाखिर मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रही है। अब ये तो एक दिन था। एक दिन ऐसा हो गया जब मैं अगले दिन गया तो सेम टाइम पे वही लड़की वहीं पे वैसे ही खड़ी हुई थी, वैसे ही लिबास में थी, वैसे ही उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी और मुसलसल मुझे देख के वैसे ही मुस्कुरा रही थी। अब ये दूसरा दिन गुजरा, फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ। इसी तरह मैंने देखा कि 7-8 दिन तक मुसलसल वो लड़की ऐसे ही मुझे रिस्पॉन्स करती रही। मैं बड़ा हैरान था और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके खुशफहमी का शिकार हो चुका था। मुझे लग रहा था जैसे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इसी तरह जब तकरीबन 8 या 10 दिन गुजर चुके तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं ट्यूशन के लिए निकला तो वैसे ही वो लड़की छत पे मौजूद थी, वैसे ही मुस्कुरा रही थी। बहरहाल जब मैं ट्यूशन के अंदर एंटर होने वाला था तो मैंने देखा कि जो मेरी टीचर का घर है यानी उनका जो दरवाज़ा है उस पर ताला पड़ा हुआ है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि अगर टीचर को कहीं जाना था या कोई भी काम था तो वो आमतौर पे मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया करती थी। पहले मैंने सोचा कि 5 या 10 मिनट तक वेट करता हूँ, अगर टीचर नहीं आएंगी तो कुछ देर के बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाऊँगा। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि मैं वहाँ पे खड़ा था, वो लड़की मुसलसल छत पे मौजूद थी, और इसी तरह मुझे पता ही नहीं चला कि 1.5-2 घंटे मेरे वहाँ पे खड़े खड़े ही स्पेंड हो गए। इस दौरानिए में ना ही मेरी टीचर वापस आई, ना ही ये दरवाज़ा खुला, और ना ही वो लड़की छत से हटी। अब जैसे ही मज़ीद टाइम गुजरा तो आप कह सकते हैं कि मगरिब के तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा कि यार मैं काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये लड़की मुसलसल मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अब एक पेपर और एक पेन लेना चाहिए, उसके ऊपर अपने दिल का जो भी हाल है वो लिखना चाहिए, और किसी भी तरह छत पे जाके या इसके घर के बाहर जाके इसकी तरफ एक कागज़ उछाल देना चाहिए। मैंने वैसे ही किया क्योंकि जो हमारी टीचर वाला दरवाज़ा था ये तो बंद था,
लेकिन एक रास्ता था कि जो बराबर में घर मौजूद है, इसकी सीढ़ियाँ भी ऊपर जाया करती थीं। यानी कि इस रास्ते से ऊपर जाके मैं इस छत से दूसरी छत पे बआसानी आ सकता था। मैंने ऐसा ही किया कि मेरा जो भी दिल का हाल था, अपना नाम, अपनी तफसीलात उस कागज़ के टुकड़े पे लिखी और इसको लेके छत की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे ही मैंने सीढ़ियाँ क्रॉस की, सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद जब मैं इस छत से दूसरी छत की तरफ देख रहा था कि आखिर मुझे वो लड़की नज़र आ जाए, और जैसे ही वो लड़की मुझे नज़र आएगी तो ये जो भी ख़त है मैं उसकी तरफ उछाल दूंगा। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि वो लड़की वहाँ पे नज़र नहीं आई। हालांकि मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो छत पे मौजूद ही नहीं थी। खैर काफ़ी देर के बाद जब वो मुझे नज़र नहीं आई तो बिला आखिर मैं नीचे आया, और जब मैं नीचे आया तो इस दौरानिए में जो मेरी टीचर थी वो आ चुकी थी। खैर जब मेरी टीचर आ चुकी, मैंने उनसे सलाम दुआ की तो वो बड़ी हैरान थी कि तुम इतनी देर तक मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। खैर बातों ही बातों में जब थोड़ा टाइम गुजरा तो मैंने अपनी टीचर से मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछना शुरू किया कि आपका जो घर है इसके टॉप की तरफ, यानी जहाँ पे छत मौजूद है, वहाँ पे कौन रहा करता है। तो वो कहने लगी कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, इस पूरे घर के अंदर नीचे के हिस्से में सिर्फ हम लोग रहते हैं, बाकी जो हिस्सा है यानी ऊपर का जो भी हिस्सा है वो इस काबिल ही नहीं है कि कोई वहाँ पे रह सके। वो इस कदर खस्ता हाल है कि अगर कोई वहाँ पे रहेगा या वहाँ पे रिहाइश अख्तियार करेगा तो हो सकता है कि मकान का कोई भी टुकड़ा या पत्थर का कोई भी टुकड़ा उसके ऊपर गिर जाए। हम लोग भी ये जो नीचे का हिस्सा है बस यहाँ पे रहा करते हैं, और ये भी हमारी मजबूरी है। जैसे ही हमारे हालात बेहतर होंगे तो हम इस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस छत के ऊपर उस लड़की को देख रहा था। खैर कुछ देर के बाद मेरी जो टीचर थी उन्होंने भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ बहानों से मुझसे पूछा कि बिलाखिर तुम ऊपर के बारे में स्पेसिफ़िकली क्यों पूछ रहे थे। खैर मैंने बहाने से उनको बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैंने देखा है कि ऊपर कोई लड़की खड़ी हुई होती है। मेरा ख्याल था कि शायद ये ऊपर रहा करती है, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। अब ये सुनने के बाद जो मेरी टीचर थी वो मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी कि जो भी लड़की तुम्हें छत पे नज़र आया करती है ये सिर्फ तुम्हें नज़र नहीं आती, इस लड़की को मुतादिद बार हम भी देख चुके हैं। हमारे साथ साथ ये जो सराउंडेड एरिया है यानी जितने भी घर हैं, ये तमाम लोग अक्सर रात के औकात में, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद इस लड़की को छत पे खड़ा देखते हैं। कहा जाता है कि जो लड़की है गए वक्तों में यानी अब से 200-300 साल पहले इस बिल्डिंग के अंदर रहा करती थी, और किसी भी वजह से इस लड़की का मर्डर कर दिया गया था। उस वक्त से इस लड़की की जो भी रूह है या इसका जो भी कारीन है या हमजाद है वो यहाँ पे नज़र आया करता है। लिहाजा आज के बाद जब भी तुम्हें वो लड़की नज़र आए तो तुम बजाय उसको देखने के आयतुल कुर्सी पढ़ना। अब ये सुनने के बाद काफ़ी देर तक मेरा जो जहन था वो काम नहीं कर रहा था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने किया है, ये जो कुछ मैंने देखा है, ये हकीकत है या वाकई में मैं किसी ख्याली दुनिया में मज़े कर रहा था।